हेलो दोस्तों, एके टेट गुरु लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना पहला जमाया था और अंग्रेज ब्रिटिश जो कंपनी है उसने 1620 में। तो 1632 की बात करें तो हम किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी आंसर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम है। तो जो यूरोपीय कंपनी आई थी तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आया था, यानी पुर्तगाली आई थी पहली कंपनी। फिर आई थी डच, यानी 1595 के लगभग। फिर 1600 से 1608 ईस्वी तक वो अंग्रेज आए थे। फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर डेनिश आए थे लास्ट में, सबसे लास्ट में डेनिश। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और यहीं पर एक क्रम और लिख दीजिए, डेनिश, यानी 5 कंपनियां आई थीं। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण हैं। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, तो ऐसा नहीं होता है। शिलालेखों में मूर्तियां भी होती हैं, चित्र भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल लिपियां नहीं होती। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत कर दीजिए। तो हमें एक सही करना है। अगर हमें इसका नहीं पता तो इतना तो हमें तर्क लगाना चाहिए कि शिलालेखों पर केवल लिपियां ही लिपियां नहीं है, यानी लिखना ही नहीं है, चित्र भी होते हैं साथ में। ठीक है, तो हमारा पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इसके आंसर देखते हैं। केवल एक सही है तो हमारा ये तो गलत हो गया। केवल 2 सही है, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन रखो। दोनों 1 और 2 सही हैं, तो एक तो सही हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है तो हमें ये लगा देना चाहिए, और ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि शिलालेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण हैं। ये सही है, कठोर ही पत्थर होगा तभी शिलालेख बन पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 3rd वाला। अपने कई लेखों में विशेष रूप से 1919 में लिखी गई एक पुस्तक हिंद स्वराज, जिसमें ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। सही है, तो इसका किसमें? महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था साइमन कमीशन। यह 1928 में आया था, ठीक है। और जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसे काट दीजिए। फिर हंटर कमीशन, ये बिल्कुल सही है। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था 1919 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1919 में। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नंबर 2। अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? जनवरी में, जुलाई में, अगस्त में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही महीना में हुआ होगा, तो ये तो हमें काट देना चाहिए। अब 4 ऑप्शन बच गए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तभी क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। तभी दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये कई आंदोलन 1942 में हुए थे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध भी तभी हो रहा था, और ये अगस्त महीने में हुआ है, यानी कि 3rd वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारतीय और यूनानी शैली, भारतीय और फारसी शैली, मूल रूप से विशुद्ध भारतीय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है। गांधार स्कूल कला रोमन मानदंडों पर आधारित था। विदेशी तकनीकों और विदेशी भावनाओं को समाहित किया गया था। ये यूनानी और भारतीयों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सर टॉमस ने, अगर हम बात करें तो सर टॉमस ने जहांगीर से बात की थी आगरा आकर के। ये बहुत फेमस कहानी है, इसको सभी को पता है और ये 1615 की बात है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 2, 1615। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक मंत्री ब्राह्मण होता था या 7 ब्राह्मण होते थे या सभी ब्राह्मण होते थे। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसकी एक विशेषता थी कि उसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, यानी पंडित होते थे, यानी कि जनरल वाले होते थे। ठीक है। तो यहां आरक्षण निश्चित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी, महादेव गोविंद राणाड़े, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, यह कलकत्ता में स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये 1876 में स्थापना की गई थी कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई थी? यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 18वीं शताब्दी में यानी 1700 ईस्वी के बाद ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू की गई थी। फिर 19वीं शताब्दी के दौरान बेल्जियम, जर्मनी, उत्तरी फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में शुरू किया गया था। सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? इंग्लैंड में। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, सातवाहन वंश। ठीक है। गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? तो वो सातवाहन वंश का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, सिकंदर लोदी ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। ये कब करवाया था? 1504 ईस्वी में। ठीक है। और इसी ने 1506 में अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया सिकंदर लोदी। (1857) के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है। तो 1857 के विद्रोह का कारण क्रम पहले देवनगर, पटना, मुजफ्फर, जगदीशपुर। ठीक है। तो रोहिणी पहला, ये आंसर बिल्कुल सही है। फिर पटना, फिर मुजफ्फरनगर, फिर जगदीशपुर, यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है। 32वीं रेजिमेंट की टुकड़ी ने 12वें जून को 1857 को विद्रोह कर दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? ये बहुत ही निंदनीय प्रथा थी, ये बंद किया था उसको। सत नमन, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया था। चलिए इसके खिलाफ विद्रोह भी हुआ था, भारतीयों ने विद्रोह भी किया था कि ये हमारी परंपरा है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने भी किया ये बहुत ही अच्छा किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, ये इसी ने ये सती प्रथा बिल्कुल बंद करती थी। इस प्रथा में जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी उसी के साथ अपनी
जान गंवा देती थी। ठीक है, तो ये सती प्रथा किसने बंद की थी? बिल्कुल बंद कर दी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके खिलाफ बहुत सारे सत्याग्रह हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन लास्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये बंद किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची में दिए गए तीर्थ यात्रियों की मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए पहली सूची और दूसरी, मेगस्थनीज पुष्यभूति वंश, फहान मौर्य वंश, सी हैंसोंग। तो इसका सही आंसर होगा मेगस्थनीज मौर्य वंश में आए थे। ठीक है, तो 1 का 2, और फहान आया था गुप्त वंश में, तो इसका बी का 3rd, और हैंसोंग फिर ये की बता पुष्यभूति वंश यानी सी का 1st। तो आइए ऐसा कोई देखते हैं जिसमें पहले का 2nd हो और 2nd का 3rd हो। तो पहले का 2nd इसमें है, ठीक है, यानी ये पहले का 2nd और 3rd और 1, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्मवाद के समर्थक थे या आत्मावाद के समर्थक थे या ईश्वरवादी थे? ये कैसे थे? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ये कर्मवादी ही थे, कर्म पर ही विश्वास करते थे। इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, लेकिन महावीर स्वामी केवल कर्मवादी थे, बुद्ध फिर भी ईश्वर को मानते थे, लेकिन महावीर, तो ये हमें इस पर दोनों ही जहाँ सही हों वही लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? जतिन मोहन सेन, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मास्टर दा के नाम से जो विख्यात थे वो थे सूर्य सेन। बिल्कुल सही आंसर है 2nd। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह बैक्ट्रियाई, पार्थियाई एवं स्थानीय गांधार परंपरा का संगम है। बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया। यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 1 और 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गांधार कला बैक्ट्रियाई पार्थाई कला संगम है तथा मथुरा कला में स्थानीय गांधार कला की पारंपरिक। तो इसका 3rd आंसर बिल्कुल सही है, 2 और 3। ठीक है, क्योंकि यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, तो वैष्णव एवं शैव धर्म की प्रतिमा सभी की बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल सही होना ही चाहिए। तो अगला है बुद्ध की प्रतिमा यक्ष के चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों का कोई बैक्ट्रिया यानी अंग्रेजों की कोई भूमि नहीं है, तो हमें ये 2 आंसर बिल्कुल सही लगाने चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया? 3rd वाला बिल्कुल सही है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। जब इब्न बतूता आया था, इसकी पुस्तक है रेहला। ठीक है, तो जब ये आया था तो ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3rd आंसर हो गया। इब्राहिम आदिल शाह 2nd के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था। उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की। उसने महजरनामा जारी किया। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 3rd वाला बिल्कुल केवल 2, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दिया गया है उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की। ठीक है, रेहला भी पुस्तक लिखी और
ए नौरस नामक एक पुस्तक भी लिखी। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाबर और राणा सांगा के जो मध्य युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ था उसे जाना जाता है खानवा का युद्ध। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास का मूल्यवान स्रोत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है। ठीक है, तो आइए गलत देखते हैं। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। तो यह बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में भी वही चीज़ें हैं। जो राजा है उनकी प्रशंसा के बारे में जाने क्या क्या लिखा जाता है, कैसी कैसी फिल्में बनती हैं, और यह राजा स्वयं लिखते थे। तो कोई राजा अपनी बढ़ाई के लिए स्वयं नहीं लिखता था। ठीक है, तो और अगला देखें, इसमें गलत पूछ रहा है। अगला है ये जिस काल में संबंधित है उस काल के इतिहास में मूल्यवान स्रोत है। ये सही बात है, जहाँ जिस काल से संबंधित है, जैसे रामायण रामचंद्र जी से संबंधित है, वाल्मीकि रामायण, तो वो बिल्कुल सत्य घटना मानी जाती है। और रामचरितमानस को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो अभी 400-500 साल पहले लिखी गई है, और वो वाल्मीकि रामायण रामचंद्र जी के समय ही लिखी गई थी। ऐसे ही महाभारत को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, और बाकी जैसे गीत गोविंद आदि को नहीं देना चाहिए। तो मूल्यवान कौन? जो समय के काल उसी समय लिखी गई हो वही। अभी मोदी जी का जो ग्रंथ लिखा जाएगा यानी इतिहास लिखा जाएगा वो सत्य होगा लगभग, कुछ विकृतियाँ होंगी, देखते हुए बढ़ाई चढ़ाई करके प्रशंसा करके लिखी जाएंगी, लेकिन जो बाद में 100-200 साल बाद लिखा जाएगा वो बिल्कुल 100% झूठा लिखा जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड। प्रायः राजा इन्हें लिखा करते थे, ऐसा नहीं है। ये दूसरे ही कवि आदि लिखते थे उनकी प्रशंसा के लिए और इतिहास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगीतकार जो माना जाता है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। बहुत बड़ा संगीतकार था, गायन का बहुत बड़ा शौकीन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम सजाइए। सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। वा सा आ दा, सा वा दा आ, दा आ वा सा। तो इसका सही आंसर है, अगर बात करें तो पहला इसका सही आंसर है वा, यानी मौर्य वंश पहला है, फर्स्ट मौर्य वंश। सा यानी दूसरा कुषाण वंश, तीसरा आ, तीसरा सातवाहन वंश, और गुप्त वंश लास्ट का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, वासा आदा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनकी समृद्ध परंपरा योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शासकों का आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा हेतु सुनिश्चित करना चाहते थे। ठीक है, अगर ये पूरी जनता की सुरक्षा के लिए तो पूरी जनता की किलेबंदी करवाते, ना कि खुद की। तो भय था आक्रमण का और स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, ये भी कोई कारण होता है। उसने इस्लाम को महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता है। वह अन्य उद्देश्य क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये गलत है।
और पहला वाला भी गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं आई तो कोई तोड़वा देगा, ये नहीं। तो ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, संधु स्थल और स्थान। चलिए, लोथल राजस्थान, रोपड़ हरियाणा, राखीगढ़ी पंजाब, कालीबंगा गुजरात। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो इसका आगे देखते हैं। ये लोथल का सबको पता है, गुजरात में है, ठीक है। और रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में है। और ये राखीगढ़ी की बात करें तो हरियाणा में है। कालीबंगा रह गया, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1626 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई। केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3, केवल 1 और 2। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोबारा पढ़ते हैं। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है पहला। आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो ये थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। ये बिल्कुल सही क्रम है, इसमें कोई इधर उधर नहीं है। तो ABCD। तो देखते हैं सही क्रम वाला। ए का 1 2 3 और ये थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड। इनके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया होती है। थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ब्लॉक पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, जून से सितंबर तक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दक्षिणी पश्चिमी की बात करें तो जून से सितंबर तक चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि 1 दिन बढ़ जाती है, 1 दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 दिन बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतड़ी तांबा, नवेली निगरहाट, जादूगोड़ा लोहा, केंद्रमुख यूरेनियम। तो अगर खेतड़ी की बात करें तो तांबा बिल्कुल सही आंसर है। निवेली की बात करें तो लिग्नाइट कोयला, तो ये भी सही है। जादूगोड़ा की बात करें तो यह है यूरेनियम, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। और कुंद्रे मुखू की बात करें तो लोहा। चलिए यही देखते हैं। पहले का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3। आइए ए का पहला, बी का दूसरा, सी का 4 और डी का ये सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर है, यानी सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालुका प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चट्टानों की घुलनशीलता का प्रमुख क्षेत्र है वो है दूसरा, चूना पत्थर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? लगभग 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिहार किन राज्य देशांतरों के बीच अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है पहला, 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? 1901, 1911, 1921। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1921 में जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्काट हुई थी बहुत ज़्यादा। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? मद्रास और विशाखापट्टनम, कलकत्ता और मुंबई, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? वेनेजुएला, पेरू, चिली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है? वो है वेनेजुएला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित से वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। एक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसमें तीनों क्वेश्चन सही दिए हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कोट का झंझट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? चेकोस्लोवाकिया, प्राग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इथियोपिया, सुवा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? चेकोस्लोवाकिया, प्राग, ये बिल्कुल सही है। डेनमार्क, कोपेनहेगन, ये बिल्कुल सही है। ये थर्ड वाला हमारा गलत है, इथियोपिया, सुवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कैस्पियन सागर जो झील है वो यूरोप और एशिया दोनों में है, यानी थर्ड वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? आर्द्र ग्रीष्मकालीन और शुष्क सर्दियाँ, आर्द्र ग्रीष्मकालीन और आर्द्र सर्दियाँ, शुष्क ग्रीष्मकालीन और आर्द्र सर्दियाँ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला, शुष्क ग्रीष्मकालीन और आर्द्र सर्दियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयतनांत कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयतनांत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1014.23 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1210.10 मिलीबार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेकंड, 1013.25 मिलीबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? उत्तर की ओर आकर के मिलती हैं। घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गंडक, कमला, बागमती। और
कोसी, महानंदा, बूढ़ी, गंडक, सरयू, ये सभी नदियाँ उत्तर में आकर के मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के फिटनेस वर्ग के नाम से जाना जाता है? बड़ौदा, राउरकेला, जमशेदपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं, इसके दाईं ओर, उसके बाईं ओर, उसके उत्तर की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इसके दाईं ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय, निजी आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय। अवरोही क्रम में इनका परिमाण सही क्रम अनुक्रम है। तो आइए देखते हैं, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है, यानी राष्ट्रीय आय, फिर सेकंड वाली यानी निजी आय, फिर व्यक्तिगत आय, फिर प्रयोज्य आय, यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के स्वराज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? रक्षा व्यय, अनुदान, ब्याज भुगतान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, ब्याज भुगतान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्माणोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर रचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी IID, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क यानी EPIP, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर BOT, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है, जनसंख्या की वृद्धि स्तर पर बनी रहती है, उद्योगों में लगे कर्मियों के अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम, ये बिल्कुल सही है, जनसंख्या की वृद्धि पर स्थिर बनी रहती है, स्थिर नहीं, इस पर आगे पीछे होती रहती है, तो ये गलत हो गया। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कूट का कोई प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। इंद्रावती बाघ जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ये सभी को पता है, ठीक है। पेरियार जो है वो केरल में है, इतना सबको पता है। तो इसे पहले इन्हें देखते हैं, छत्तीसगढ़ यानी पहले का 4 और 2 का 3, तो पहले का 4 2 का 3 यानी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे भी देख लेना चाहिए, तो हमारा थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित है। ए और दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी एक आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, उद्योग और अवस्थित। चलिए आइए देखते हैं 127 का, रेलवे उपकरण, तो ये भिलाई में है। मोटर वाहन जबलपुर में है। पोत निर्माण कोच्चि में है और साइकिल लुधियाना, ये बिल्कुल सही है। तो इस ऐसा देखते हैं, तो ए का 3, बी का 4, तो ये बिल्कुल पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पारितंत्र में जीवित प्राणी और भौतिक तथा रासायनिक कारण शामिल हैं। पारतंत्र में
जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है, ये बिल्कुल गलत है, अंतःक्रिया नहीं होती है। जनमंडल को पारितंत्र के शामिल नहीं किया जाता, पारितंत्र में शामिल किया जाता है, ये भी गलत है। तो हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। उपयुक्त कथनों से सही है। आइए, केवल 1, केवल 2, ना 1 सही है और ना 2 सही है, तो हमें ये थर्ड वाला बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं रबी फसल है, इसके पकने के समय ठंडे होते हैं और मौसम तेज धूप की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं उत्पादन के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। आइए देखते हैं। नहीं है, ये पूछ रहा है, तो इसका पहला बिल्कुल सही है। गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल गलत कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला, स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक, गणतंत्रीय, एकात्मक, संघीय, गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणतंत्र, संघीय और संसदीय ये प्रणाली बिल्कुल सही है। एकात्मक नहीं है हमारी, ठीक है। अध्यक्षात्मक नहीं है, तो हमारी कौन सी है? गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सेकंड वाला बिल्कुल सही, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था का कायम करती है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य गृह मंत्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिलाधीश के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित यानी रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों संबंधित है। एक भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है, तो दोनों से कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्य लेखा अधिकारी नगर निगम की जांच नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले का पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो आइए 39वां, यह है 34वां, 44वां। आइए देखते हैं। 39वां है नहीं, 44वां है ना, 44वां ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? उद्देश्य का स्वयं न्याय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट प्रयोग सही क्रम का उत्तर चुनिए। सभी ए और बी सी दोनों, ए और बी, ए और सी, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य के समर्थक करते हैं जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? परिवहन, कानून और व्यवस्था, बिजली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है सेकंड, कानून और व्यवस्था के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक बार, 2 बार, 3 बार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कम से कम 2 बार होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, द्विदलीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है द्विदलीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है? नागरिकता, पंचायती राज, राज्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्वितीय स्तरीय बनाने का सुझाव था? के संतानम समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अशोक मेहता समिति का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। ये विचार किसके हैं? तो ये विचार हैं जवाहरलाल नेहरू के। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? मंत्रिमंडलीय मिशन, वेवल योजना, राजगोपालाचारी योजना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मंत्रिमंडल योजना थी, कैबिनेट मिशन। चलिए 1946 में आया था ये कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके तीनों कथन सही हैं। इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधारी हराने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यानी तीनों कथन सही हैं, सभी कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है? देवी उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका थर्ड वाला विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को उसी दिन हुई थी जिस दिन भारत गणतंत्र बना था। ये बिल्कुल गलत है। चलिए, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1959 यह पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रेजेंस में स्थित था। यह 1958 में नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया था। निम्नलिखित कौन सा संयोजन सही है? ए और वी और सी और ए और सी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला वाला बिल्कुल गलत था, तो वी और सी बिल्कुल सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल नए दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।